नमस्कार साथियों, मैं राकेश चौहान आपका एनवीरा स्कूल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 8th क्लास का पार्ट सेकंड यूनिट। हमारे चल रही थी 4th यूनिट पदार्थ, धातु तथा अधातु। इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था धातु क्या होती है, उनके सामान्य गुणधर्म, धातु जो गुण व्यक्त करती है। हमने पढ़ा था भौतिक गुण क्या होता है धातुओं का, यानी धातुओं में गुण पाया जाता है आघात वर्धनीय, यानी उन्हें पीट कर आप पतली चादर बना सकते हो। और एक गुण पाया जाता है तन्यता, आप उन्हें तार को खींच कर एक बहुत लंबा तार बना सकते हो। और एक गुण और पढ़ा था ध्वनिक गुण, यानी धातु जब आपस में टकराती है तो एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। अगर आपको धातुओं के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए तो इससे पहले वाला पार्ट जरूर जाके पढ़े, जिससे ये पार्ट पढ़ोगे तो आपको आसानी से ये पार्ट समझ में आएगा। तो मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूं, धातु हमने पढ़ लिया था, आज स्टार्ट करने जा रहा हूं अधातु यानी नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होता है कि जो धातुएं होती हैं उनके विपरीत गुण, अगर आपको कैसे पता चलेगा धातु क्या है, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप पार्ट फर्स्ट जाके जरूर देखें, तभी ये आपको समझ में आएगा। अधातु यानी नॉन मेटल, जो गुण धातु व्यक्त करती है उनके सभी विपरीत गुण कौन व्यक्त करेगी, अधातु। तो ये द्रव तथा गैस दोनों अवस्था में पाई जाती है, यानी अधातु होती है जो कौन सी अवस्था में भी पाई जाती है, द्रव, और कौन सी अवस्था में, गैस। तो अधातु होती है जो सामान्यतः द्रव तथा गैस दोनों अवस्था में पाई जाती है। दूसरा पॉइंट यह है अधातुएं विद्युत तथा उष्मा की क्या होती है, कुचालक। अब बात करूं विद्युत की, यानी अधातुओं में करंट का प्रवाह नहीं होता है और उष्मा का प्रवाह भी नहीं होता है। हमने एक गुण पढ़ा था धातुओं का, धातु के एक सिरे से जब धातु को गर्म किया जाए तो दूसरे सिरे की ओर उष्मा का प्रवाह होने लगता है, लेकिन यह गुण अधातुओं में नहीं पाया जाता है, यानी उष्मा की अधातुएं क्या होती है, कुचालक होती है। मैं बात करूं विद्युत की, लेकिन एक अपवाद याद रखना, 1 नंबर का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, अधातु होते हुए भी विद्युत का चालन करती है, तो यहां लिखना अपवाद। अपवाद इंपॉर्टेंट होते हैं रासायन विज्ञान में। अपवाद में आपको याद रखना ग्रेफाइट, क्या याद रखना बच्चों, ग्रेफाइट, जो अधातु होते हुए भी क्या है, ग्रेफाइट एक अधातु यानी कार्बन का क्या है, अपरूप, यानी ग्रेफाइट अधातु है फिर भी इसमें विद्युत का क्या होता है, प्रवाह होता है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं अधातुएं विद्युत और उष्मा दोनों की क्या होती है, कुचालक होती है, तो ये एक प्रकार का क्या हो जाएगा, यहां पर अपवाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपवाद। तीसरा पॉइंट, अधातुएं चमकीली नहीं होती है, यानी जिस प्रकार धातु में एक विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है, चमक पाई जाती है, लेकिन अधातुओं में विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से भी पुटअप होता है, किसमें चमक पाई जाती है, एक याद रखना आयोडीन, क्या याद रखना, आयोडीन, ये एक प्रकार की क्या है बच्चों, अधातु है। और एक आप आयोडीन ऑप्शन में नहीं आए तो फास्फोरस करना, क्या करना, फास्फोरस, यानी यहां पे ये आयोडीन अधातु है फिर भी क्या होती है, चमकीली, यानी अधातुओं के विपरीत गुण व्यक्त कर रही, इसलिए यहां पे ये क्या हो जाएगा, अपवाद हो जाएगा। और अपवाद इंपॉर्टेंट है साथियों। मैं बात करूं चौथा पॉइंट, अधातुओं को कठोर वस्तु से टकराने पर धातुओं की तरह उसमें किसी भी विशेष प्रकार की कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। यानी पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था बच्चों कि जब धातु किसी अन्य वस्तु से टकराती है तो उसमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, लेकिन यह गुण अधातुओं में नहीं पाया जाता है। तो आपको चौथा पॉइंट याद रखना, अधातुओं में ध्वनिक उत्पन्न नहीं होती है, यानी ध्वनिक गुण नहीं पाया जाता। कौन सा गुण नहीं पाया जाता है, ध्वनिक, यानी जिस प्रकार धातुओं में ध्वनिक गुण पाया जाता है अधातुओं में ध्वनिक गुण नहीं पाया जाता। इनमें आघात वर्धनीय गुण नहीं पाया जाता। अब मैं अगर आघात वर्धनीय आपको समझना है तो आप पीछे वाली क्लास जाके जरूर देखें, वरना ये कंसेप्ट यहाँ समझ में नहीं आएगा। फिर भी मैं शॉर्टली बता देता हूँ, आघात यानी किसी को घात, यानी किसी को पीट कर उसकी वर्दी करना, आघात वर्धनीय, यानी ये गुण किस में पाया जाता है, धातुओं में पाया जाता है, तो अधातुओं में ये गुण नहीं पाया जाता। इनके उदाहरण याद रखने, आपको एक ऑप्शन में पूछ सकते हैं निम्न में से कौन सी अधातु है, कौन सी धातु है, तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, फास्फोरस, और साथ में क्या याद रखना, आयोडीन, क्या याद रखना, आयोडीन। तो इस प्रकार हमने अधातुओं का सामान्य परिचय पढ़ा, और अब हम पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण अधातुओं के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म। क्या पढ़ेंगे,
फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। स्टार्ट करते हैं अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। पहला रासायनिक गुणधर्म है कि ये किन के साथ अभिक्रिया करता है। तो पहला याद रखना आपको, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। किन की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं? अधातुओं की, यानी अधातु है जो किन के साथ रिएक्शन करता है और किन के साथ नहीं करता है। तो पहला गुण इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन के साथ। जैसे मैं कोई अधातु ले रहा हूं, ये आपको थ्योरी याद रखनी है, अधातु प्लस साथ में लेना है ऑक्सीजन। क्या लेना है? ऑक्सीजन। तो हमने धातुओं के अंदर भी एक गुण पढ़ा था, रासायनिक गुण। जब धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो धात्विक ऑक्साइड बनाती है। ठीक उसी प्रकार अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड क्या बनाएगी? अधात्विक ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड। इसी प्रकार मैं कोई अधातु ले रहा हूं, जैसे अभी हमने अधातु का उदाहरण पढ़ा, उसमें से मैं ले रहा हूं कार्बन। किसके साथ अभिक्रिया करवा रहा हूं? ऑक्सीजन के साथ, यानी कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाई जाए तो अधात्विक ऑक्साइड। अधातु कौन है? कार्बन। और ऑक्साइड कौन है? O2। तो यहां ये क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके पीछे क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है। तो सामान्यतः तो क्या होती है? अम्लीय होती है। क्या होती है? तो आपका आंसर होना चाहिए अम्लीय। और मैंने बताया था धातुओं के लिए तो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय। तो यहाँ अधातु की ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है। मैं एक और उदाहरण ले रहा हूँ, जैसे S सल्फर प्लस O2। तो यहाँ ये क्या बन जाएगा? SO2। क्या बन जाएगा? SO2। इसे बोला जाता है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहां अधातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी। पहला गुण पढ़ लिया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो यहां लिखना, जब अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, या क्रिया लिख सकते हो, अभिक्रिया करता है तो प्राप्त यौगिक की प्रकृति अम्लीय होती है। क्या होती है? अम्लीय होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको फिर भी पढ़ना है, अम्ल के साथ अभिक्रिया। अम्ल के साथ हमने पढ़ा था धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। क्या ठीक उसी प्रकार अधातु भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा? तो आपका आंसर होना चाहिए अधातु अम्ल के साथ क्रिया नहीं करता है। तो हमने अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म पढ़ लिए। पहला रासायनिक गुणधर्म है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड, उसकी प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है। और दूसरा गुण है अम्ल के साथ। तो आपको याद रखना है अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। तो हम बढ़ेंगे धातु तथा अधातु के कुछ अपवाद, धातु तथा अधातु के उपयोग और धातु तथा अधातु के अपवाद। धातुओं तथा अधातुओं के अपवाद का अर्थ हुआ, यानी कोई धातु होते हुए भी धात्विक गुण व्यक्त नहीं करेगा और कोई अधातु होते हुए भी अधातु के गुण व्यक्त नहीं करेगा, यानी अपने गुणों के विपरीत गुण व्यक्त करेंगे, वे क्या कहलाएंगे? अपवाद कहलाएंगे। तो पहला है सोडियम जिसका प्रतीक होता है Na तथा पोटेशियम जिसका प्रतीक होता है K। धातुएं नरम होती है। और हमने क्या पढ़ा था कि धातुएं क्या होती है? कठोर होती है। क्या होती है? धातुएं कठोर होती है। हमने पढ़ा धातुएं सामान्यतः क्या होती है? कठोर होती है। लेकिन ये अपवाद के रूप में कि सोडियम तथा पोटेशियम धातु होते हुए भी क्या होती है? नरम होती है।
इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। और एक क्वेश्चन आपके पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी धातुएं हैं जिन्हें मिट्टी के तेल में कहाँ रखा जाता है, मिट्टी के तेल में। तो आपका आंसर होना चाहिए पोटेशियम तथा सोडियम। अब पूछा जाता है कारण क्यों रखा जाता है, तो आपको लिखना है क्योंकि यह अधिक क्रियाशील धातु होती है जो नमी तथा वायु में क्या पकड़ लेती है, आग पकड़ लेती है। तो आपका आंसर इतना ही होना चाहिए, अधिक क्रियाशील। एक आगे हम पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी, अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील होने के कारण इन्हें मिट्टी के तेल में मिट्टी का तेल यानी केरोसिन में रखा जाता है। अगर वायु में खुला छोड़ोगे तो क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है। दूसरा गुण ये दूसरा अपवाद मरकरी, जिसका प्रतीक Hg, जिसे अन्य नाम पारा भी बोला जाता है, ये एक क्या है, धातु है। फिर भी ये किस अवस्था में पाई जाती है, रूम टेम्परेचर यानी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्या पाई जाती है, द्रव अवस्था में। लेकिन हमने धातुओं का गुण पढ़ा, धातु केवल सामान्य रूप से कौन सी अवस्था में पाई जाती है, कठोर अवस्था में। कौन सी अवस्था में, कठोर या ठोस। तीसरा ब्रोमीन आ धातु होते हुए किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में, कमरे के ताप पर। ये भी आपको लिखना थोड़ा, कमरे के तापमान पर। यानी अधातु तथा धातु के हमने अपवाद पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे धातुओं के उपयोग कहाँ होते हैं और अधातुओं के उपयोग। पहला है सोडियम धातु का उपयोग सड़कों पर लगे पीली रोशनी के लैंप में। जो सड़कों पे लगी होती है ना पीली पीली रोशनी, उसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है या कौन सी धातु उपयोग में लाई जाती है, तो आपका आंसर होना चाहिए सोडियम धातु का उपयोग किया जाता है सड़कों की लाइटों में पीली रोशनी के लिए। दूसरा सोना, आप देखते हो हमारे दैनिक जीवन में भी सोने का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। सोने के साथ आप लिख भी सकते हो, चांदी का उपयोग भी कहाँ किया जाता है, आभूषण बनाने में। और हमने पढ़ा था मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु किस अवस्था में पाई जाती है, मुक्त अवस्था में। कहाँ पाई जाती है, मुक्त अवस्था में, यानी किसी के साथ रिएक्टेंट यानी क्रिया रिएक्शन नहीं करती है, निष्क्रिय बोल सकते हो आप इसे। तीसरा टंगस्टन, जिसका प्रतीक होता है W, इसका उपयोग तंतु, बल्ब का तंतु या अंग्रेजी में बोले तो फिलामेंट, जो बल्ब का फिलामेंट बना होता है उस किसका बना होता है, टंगस्टन का। और उसका तापमान पूछे तो 3500 डिग्री सेल्सियस। आगे है सोडियम का उपयोग परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में कहाँ किया जाता है, परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में किया जाता है। और लास्ट हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, भविष्य का ईंधन। अब हम पढ़ेंगे एक रासायनिक अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील परमाणु उस यौगिक दूसरे यौगिक में से कम क्रियाशील परमाणु को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, जैसे मैं एक उदाहरण से समझा देता हूं पहले। जैसे आपके पास कोई यौगिक है AB, यहाँ पे A+C और ये C अधिक क्रियाशील है किससे, B से, तो ये अटैक करेगा कहाँ पे, B पर, तो नया यौगिक बनेगा AC+B। यहाँ B को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। यानी डेफिनेशन लिखूं तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अधिक क्रियाशील परमाणु, अधिक क्रियाशील परमाणु कम क्रियाशील परमाणु को विस्थापित कर देता है।
जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी जिसमें जो सक्रियता श्रेणी के आधार पर अधिक क्रियाशील होगा वो कम क्रियाशील को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो मैं यहाँ एक सक्रियता श्रेणी बना देता हूँ KNaCl MgAl Zn Fe Pb H Hg H के बाद यहाँ लिखना Cu Hg Au Au ऊपर आएगा Au Ag सॉरी AgAu एक आध ऊपर नीचे हो सकता है। यहाँ पे ये जो ऊपर वाली 4 धातुएं होती है अधिक क्रियाशील होती है, और एक अगर आप लिखना चाहो 12th के अनुसार तो लिथियम सबसे अधिक क्रियाशील है, सोडियम से भी और पोटेशियम से भी। यानी ये धातु है इसको विस्थापित कर सकती है, ये वापस इसको विस्थापित नहीं कर सकता। यानी Zn किसको विस्थापित कर सकता है, Fe को, यानी वापस Fe Zn को विस्थापित नहीं कर सकता। यानी एक रासायनिक अभिक्रिया लिख रहा हूं, जैसे मैं यही ले लेता हूं या Zn और Fe की ले लेता हूं, तो एक आपके पास कोई फेरस सल्फेट का विलयन है FeSO4 फेरस सल्फेट का विलयन, और उसमें जिंक डाली जाती है। तो ये जिंक क्या, ये जिंक फेरस को विस्थापित कर देगा। इस श्रेणी के अनुसार देखा जाए तो फेरस कम क्रियाशील है किससे, जिंक से, यानी यहाँ ये इस पे अटैक कर सकता है और ZnSO4 का विलयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस बाहर क्या निकल जाएगा, Fe। आपको एग्जाम में पूछा जाता है, यही अभिक्रिया उल्टी दे दी जाती है, ZnSO4 प्लस Fe और आगे लिख दी जाती है FeSO4 प्लस Zn। क्या ये अभिक्रिया सही है? लेकिन हम तो देखते हैं संतुलित है, यहाँ 2 आयन है, यहाँ भी 2 आयन, यहाँ जुड़कर संयोजकता तो संतुलित है, लेकिन इस श्रेणी के अनुसार, इस श्रेणी के अनुसार ये अभिक्रिया संभव नहीं है। इसी प्रकार जैसे मैं ले लेता हूँ कॉपर के साथ जिंक की करवा देता हूँ। जैसे आपके पास है ZnSO4 साथ में क्या है, कॉपर, तो CuSO4 प्लस क्या बन जाएगा, Zn। क्या ये संभव है? तो यहाँ चेक करो, जिंक है अधिक क्रियाशील किससे, कॉपर से, तो यानी ये अभिक्रिया भी संभव नहीं है। अगर इसकी उल्टी लिखी हुई मिल जाए Cu प्लस ZnSO4 तो यहाँ बनेगा CuSO4 प्लस Zn। यानी क्या ये संभव है, Cu विस्थापित किसको कर रहा है, सॉरी यहाँ आएगा Cu और यहाँ ले लेता हूँ मैं Zn। क्या ये Zn इस Cu को विस्थापित कर सकता है? तो यहाँ इस श्रेणी के अनुसार Zn Cu को विस्थापित कर सकता है, यानी यह अभिक्रिया संभव है। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं इसे, प्रतिस्थापन या विस्थापन और अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट। यानी एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक में उपस्थित परमाणु दूसरे अभिकारक में उपस्थित परमाणु को विस्थापित करेगा। कंडीशन होगी कि जो विस्थापित करेगा वह परमाणु क्या होना चाहिए, अधिक क्रियाशील होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अधिक क्रियाशील। यानी सक्रियता श्रेणी के अनुसार अधिक क्रियाशील परमाणु कम क्रियाशील परमाणु को क्या कर सकता है, विस्थापित कर सकता है। उसे क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया यहाँ थोड़ा चेंजेस कर लेना, यहाँ Zn है, यहाँ आ जाएगा Zn और बाहर कौन निकल जाएगा, Cu। तो आज हमारे ये यूनिट यहीं पे कंप्लीट होता है। आगे आने वाली क्लास में हम इस यूनिट के प्रश्न उत्तर करेंगे, अभ्यास प्रश्न करेंगे। यानी आज की क्लास में हमने ये पढ़ा आधातु क्या होती है, उनके भौतिक गुणधर्म, यानी आधातु आघात वर्धनी गुण व्यक्त नहीं करती है, ध्वनिक गुण व्यक्त नहीं करती है, ये गैस और द्रव दोनों अवस्था में पाई जाती है। और फिर हमने पढ़ा आधातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, यानी जब आधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो आधातुक ऑक्साइड बनाता है, उसकी प्रकृति अम्लीय होती है। और दूसरा गुण पढ़ा अम्ल के साथ अभिक्रिया, तो आपको इतना ही याद रखना, आधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। फिर हमने पढ़ा धातु तथा आधातु के उपयोग, हमारे दैनिक जीवन में धातुओं का क्या उपयोग है। जैसे सोडियम का उपयोग सड़कों के लैंपों में किया जाता है, रोड लाइट में। और फिर हमने पढ़ा विस्थापन अभिक्रिया, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लेना, 8th क्लास में बोर्ड में पूछे जाने लाइक क्वेश्चन है विस्थापन अभिक्रिया। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दे रखे डिस्क्रिप्शन से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।